जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि 23 अगस्त को 6:04 पर अपना प्यारा देश भारत जो है चंद्रमा पर पहुंच चुका है। तो काफ़ी खुशी और गर्व के क्षण हैं, इसको महसूस कीजिए क्योंकि आप इसके साक्षी रहे हैं तो काफ़ी बड़ी बात है ये। महसूस कीजिए इसलिए भी क्योंकि साउथ पोल पर पहुंचने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। तो आप लोग एक बात कमेंट में बताइए कि ये चांद पर कौन से नंबर का सफल लैंडिंग था। ये नहीं बोलना कि भारत चौथा देश था या साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश था। चांद पे इसके पहले भी बहुत से लैंडिंग होते रहे हैं। अमेरिका और रसिया, बहुत सारे रसिया का लूना मिशन जो रहा है, अमेरिका का अपोलो रहा है, उसके पहले भी कई सारे मिशन रहा है। तो कितनी बार सफल लैंडिंग हो चुकी है पूरे विश्व में, और ये भारत का कौन सा पोजीशन था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और देश की तरक्की में आप भी अपना योगदान दीजिए। देखो, हम लोग ये जो लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 11, ये उन लड़कों के लिए विशेष रूप से हेल्पफुल है जिनको समरूप त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है। तो यहाँ समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज का ज्योमेट्री वाला पूरा नहीं करेंगे, वो ज्योमेट्री में हम लोग करेंगे, लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट देखेंगे जो क्षेत्रमिति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो जानना जरूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बात तो ये समझो कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या शर्तें हैं। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कम हो गए तो देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये दो त्रिभुज अपने पास है, इसका नाम दे लें। क्या नाम दे सकते हैं? ABC और DEF। ठीक है, देखो ये समरूप कब होता है? जब इसके दो कोण कोई भी बराबर हो जाए। ठीक है, मान लो ये एंगल A एंगल D के बराबर हो जाए, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाए, तो दो कोण बराबर हो जाए तो समरूप होगा। दूसरी बात ये कि अगर तीनों कोण बराबर हो जाए, मतलब A। अब बोलोगे कि सर ये तीनों कोण बराबर होने का क्या मतलब है? तो भाई जब दो कोण बराबर होंगे ही तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 होता है। नहीं, अगर मान लो इन दोनों कोणों का योग अगर 110 डिग्री आ रहा है तो तीसरा अपने आप 70 हो जाएगा, उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो कायदे से ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तीसरा नंबर बात क्या है? दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब दोनों त्रिभुज में किसी भी कोण को बनाने वाली दो भुजा ले लो। जैसे मान लो इस एंगल A को बनाने वाली दो भुजा ले लो, मतलब AB और AC ले लो। ठीक है, AB बटा AC बराबर DE बटा DF हो। ठीक है, दो भुजा जो है, दो संगत भुजा अनुपातिक हैं और बीच का कोण बराबर है। एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D। इस तरीके का कंडीशन भी जब मिले तो आप उसको समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, आए बात समझ में? अब देखो ये वाला चीज आता कैसे है ये भी अभी आप लोग को बताते हैं। देखो, जो जो जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्षेत्रमिति में, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये कहता है कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा अनुपातिक होगी। ठीक है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा अनुपातिक होगी। तो जैसे ये एंगल C है, इसके सामने कौन सा भुजा है? ये AB। ठीक है, AB बटा में इस एंगल F के सामने कौन है भाई? तो DE। AB बटा DE बराबर उसी तरीके से एंगल B के सामने कौन है? तो AC। और एंगल E के सामने कौन है? DF। क्योंकि B और E बराबर थे तो उनके सामने वाला भुजा ले लिया। फिर एंगल A जो है और एंगल D बराबर है, तो एंगल A के सामने कौन है? BC। और एंगल D के सामने कौन है? तो EF। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा अनुपातिक होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। संगत शब्द इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजा ही बराबर अनुपात में आएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी भुजा उठा के और रेशियो में करने लगे। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। ठीक है, संगत भुजा मतलब कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
अब देखो ये जो रिलेशन है ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, अगर ए सी को यहाँ नीचे भेज दिया जाए और डी को इधर ऊपर भेज दिया जाए तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी बराबर डी ई बटा डी एफ, है ना, डी बटा डी एफ। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बटा ए सी क्या है, इसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, और डी ई बटा डी एफ क्या है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं। तो किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं से अनुपात अगर बराबर हो रहा है, ठीक है, समानुपातिक हो रही है, तो भी दोनों त्रिभुज हम लोग कह पाएंगे कि समरूप है और उनके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो इतना बात आया समझ में। अब देखो क्षेत्रमिति के हिसाब से क्या जरूरी है, ये दो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ पहले से बनाया हुआ मैंने, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो आप लोग का। अब इसमें ए पी और डी क्यू शीर्षलंब है, ये ए पी लाल वाला और ये डी क्यू लाल वाला, दोनों शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होता है, जो ऊंचाई होती है, जो 90 डिग्री पर आता है, ठीक है, उसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं या ऊंचाई कहते हैं। और ए एम डी एन क्या है, ये ए एम और डी एन हरा वाला दोनों, ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, जो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता है शीर्ष को। इस ए शीर्ष को बी सी भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिलाया जा रहा है तो ये ए एम माध्यिका है और डी एन माध्यिका है, ठीक है, आया बात समझ में। और ए आर और डी एस कौन समद्विभाजक है, ए आर और डी एस क्या है, कौन समद्विभाजक, ये ब्लू वाला, ठीक है, ए आर बराबर और डी एस कौन समद्विभाजक है। तो ए आर क्या कर रहा है, इस एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इधर और इधर, मतलब बी ए आर बराबर सी ए आर। उसी तरीके से डी एस भी कौन समद्विभाजक है, तो ई ए एस इक्वल टू एफ डी एस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी, बहुत ध्यान से समझना, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग ए बी बटा डी ई बराबर, अच्छा ए बी बटा डी ई ही क्यों, क्योंकि ये एंगल ए, पहले आप लोग को बता दें, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो उसके जो कोण बराबर होंगे उसके सामने वाली भुजाई तो लेंगे। वैसे देखने में तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से बराबर है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा भी दे देता है, घुमा के दे देता है, तो आपको पहचानने आना चाहिए, वो भी क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, इतना तो पता है, ठीक है, इतना तो पता है कि भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसके अलावे जो शीर्षलंब है ए पी बटा डी क्यू, इसके अलावे क्या, ए एम बटा डी एन, मतलब ए एम बटा डी एम, मतलब माध्यिका। और तीसरा क्या है, कोण समद्विभाजक ए आर बटा डी एस, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे, भुजा के अनुपात के बराबर। और ये सब जो है परिमिति का अनुपात त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बटा में त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति के अनुपात के बराबर होगा। ये सारे बराबर हैं, जो क्वेश्चन में दे आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात का बाद होगा तो इनका वर्ग हो जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, ठीक है, वर्गों का अनुपात बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर बटा में डी एन स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर बटा में डी एस स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वर्गों का अनुपात या अनुपात का वर्ग आप कहें, क्योंकि
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा DE का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो वर्गों का अनुपात कहें या अनुपात का वर्ग कहें, एक ही बात है। ये आपका क्षेत्रफल के बराबर आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जो लोग शुरू से क्षेत्रमिति का सीरीज देख रहे होंगे इस चैनल पर, उनको पता होगा कि ये सब जो है पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन चूंकि अलग से क्लासिफाइड करके आप लोग को ये समरूप त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इसलिए ये दोबारा से बताना जरूरी था। जो लोग डायरेक्ट इस चैनल पे आए हैं वो भी इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है। तो आया बात समझ में। इन सब का प्रूफ जो है आप लोग को ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आता है। लेकिन यहाँ पे उतना बताने का ज़रूरत नहीं तो हम लोग मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। हम लोग का मुद्दा क्या है, क्षेत्रमिति पढ़ना, ठीक है। क्षेत्रमिति में बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री अगर लगाने लगेंगे तो फिर लेक्चर ज्योमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो जब किसी त्रिभुज के आधार के समानांतर रेखा खींची जाए तो क्या होता है। अब जैसे ये देखो दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये क्या है, दो त्रिभुज हैं। अगर ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पर अगर सेट कर दोगे, ठीक है, इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पर सेट कर दोगे तो क्या होगा। देखो मान लो कि यही सेम त्रिभुज को उठा के हम लोग यहाँ पर फिट करने लगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिट करने लगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से फिट हो जाएगा। और इसका जो ये आधार है वो इसके बड़े त्रिभुज के आधार के समानांतर दिखने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कोण तो बराबर है ही, भुजा अनुपातिक है तो आधार समानांतर होगा। ये आप इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। ABC और D और E, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है कि ये DE त्रिभुज जो भुजा है वो BC के समानांतर कैसे है। एक थ्योरम आता है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हम लोग ये प्रूफ कर पाते हैं कि एक त्रिभुज के भुजाओं को अगर अनुपात में बांटते हुए एक रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भुजा समानांतर है तो तीसरी भुजा समानांतर है तो बाकी दो भुजाएं अनुपातिक होंगी। इस बात को प्रूफ कीजिए। तो थेल्स थ्योरम और रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बस इतना जानना है कि AD बटा AB, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये वही त्रिभुज है ADE, है ना। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो अभी अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े उसके हिसाब से ये AD बटा AB होना चाहिए। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, DE बटा में BC होना चाहिए। मतलब ये दोनों भुजा, इसके पहले तो ये ब्राउन वाला और ये बड़ा हरा वाला था, उसके बाद फिर ये तीसरा भुजा ब्राउन और ये बड़ा वाला, मतलब कितना, AE बटा में AC होना चाहिए, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और एक और ज़रूरी चीज़ है जो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, जैसे ये अगर रेशियो है तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं। मतलब AB बटा AD, है ना, बराबर BC बटा DE। ज़रूरत पड़े तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि बड़ा त्रिभुज का भुजा पहले ले लिया AB बटा AD और फिर बड़ा त्रिभुज का भुजा ले लिया BC बटा DE बराबर AC बटा AE, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उलट पुलट के जैसे इस्तेमाल कीजिए। और एक और ज़बरदस्त चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि AB बटा AD, ठीक है, बराबर AC बटा AE है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड -1 कर दें, कर सकते हैं, दोनों साइड सेम टाइप का प्रक्रिया हम लोग करते हैं, तो यहाँ AD आएगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, AB माइनस AD बटा बराबर AC माइनस AE और बटा में क्या, AE,
अब देखो ए बी में से अगर ए डी घटाएंगे तो कितना होगा, इस पूरे ए बी में से अगर इस ए डी को घटा लोगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा बी डी, ठीक है, मतलब बी डी बटा ए डी बराबर ए सी में से ए ई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस पूरे ए सी हरे में से इस ब्राउन को घटा दोगे तो ये सी बचेगा, सी ई बटा में ए ई, है ना। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जगह जगह पर हम लोग इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब ये ए डी बटा पूरा ए डी बटा ये डी बी, ऊपर का हिस्सा बटा नीचे का हिस्सा, और ए ई बटा ई सी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या सीखने का है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप त्रिभुज है, ठीक है। बीएसी और पीक्यूआर क्या है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज बीएसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि बीए बराबर 4 सेंटीमीटर, देखो दो त्रिभुज पहले बना लो, ठीक है। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। देखो एकदम आराम से फिट हो गया इसमें और भुजा समानांतर दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का समरूप त्रिभुज है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि बीएसी, ध्यान देना है, तो जब बीएसी कह रहा है तो आपको बीएसी ही खींचना है, ठीक है। मतलब नाम बी से शुरू करेंगे, बी ए सी, उसके बाद फिर क्या है पी क्यू आर, इस तरीके से। मतलब एंगल पी जो है एंगल बी के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में ए बी सी खींच दिए तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर बीएसी का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 25 वर्ग सेंटीमीटर, और पीक्यूआर का कितना दे रहा है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था, लेकिन उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको आंसर लाना है। आप समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि पीक्यूआर ही बड़ा है, ठीक है। ये तो बनाने का जरूरत भी नहीं है, समझाने के लिए बनाया जा रहा है। यदि बीए बराबर 4 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई लड़का कहे कि सर गलत बना दिया, तो उससे अच्छा है कि पहले ही हम नाम बदल दें, ठीक है। जो बड़ा है उसी का नाम रख दो पीक्यूआर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसको हम लोग पी क्यू आर नाम दे रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं बी ए सी। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल है भैया 36 और बी ए सी का है 25। तो इसमें बी ए बराबर 4 है। अब बी ए कौन है भैया, ये वाला। तो बी ए किसके बराबर हो, अनुपातिक होगा पी क्यू के, है ना। तो आपको निकालना है पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू बटा बी ए, और इधर क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। ये क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, क्या भुजा के अनुपात के बराबर होगा या भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो भाई भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, या फिर वर्गों का अनुपात करो, ऊपर नीचे स्क्वायर करो, जैसे करो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो पी क्यू निकालना है, पी क्यू के बारे में पता नहीं, बी ए कितना है भाई, तो बी ए दिया हुआ है आपको 4, और ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाके रूट बन सकता है, नहीं। इधर कितना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो पी क्यू आर का 36 है, बी ए सी का कितना है 25। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, मतलब पी क्यू बटा 4 का मान हो जाएगा रूट अंडर 36 बटा 25, मतलब कितना 6 बटा 5। तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, पी क्यू का मान हो जाएगा 4 गुना 6 बटा 5, मतलब कि कितना 6 चौका 24 बटा 5, मतलब 4.8, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो या तो आप 5 से भाग लगाओ, ठीक है, या ये कर लो कि ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 48 बटा 10, मतलब कि 4.8। तो ऐसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आंसर को दशमलव में निकालना है तो, नीचे 10, 100, 1000 बना के, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप कह सकते हैं, कैलकुलेशन का हैक्स, जो कि आपको इस्तेमाल करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो है, उसमें त्रिभुज एबीसी और डीएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, डीएफ की ऊंचाई 6.3 है। अब देखो ये ऊंचाई वाला क्वेश्चन आ गया। देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो किसी को भी मिस नहीं करना है, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये जो त्रिभुज है पहला बड़ा वाला, इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल है कितना भैया 100, और दूसरा का जो है उसका है 81, ठीक है। और नाम दिया हुआ है ए बी सी, और दूसरा नाम क्या है डी ई एफ। 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे रिलेशन, आपको ये सब पिक्चर बनाना नहीं है एग्जाम में, हमेशा बना बना के थोड़ा ही करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 100, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है 81। तो ये एबीसी का है और ये नीचे वाला डीईएफ का है, तो हम लोग सीधे एबीसी वाला भुजा जो है उसको ऊपर रखेंगे। अब देखो डीईएफ की ऊंचाई दिया हुआ है 6.3, तो डीईएफ वाला 6.3 नीचे रखेंगे, और एबीसी वाला ऊंचाई नहीं पता है तो उसको ऊपर रखेंगे। और इसका होता है क्या पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, मतलब h बटा 6.3 बराबर 10/9, नहीं ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, और h का मान कितना हो जाएगा तो 10/9 गुना 6.3। अब देखो पॉइंट उठाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, 9 से 63 कट जाएगा 7 बार में, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है बात समझ में? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो भाई कमेंट में पूछ दिया करो कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट मत बनाइए, जो भी है, ठीक है। तो हम पूरा फिर समझा भी देंगे। बाकी ऐसा कोई तूफानी चीज़ इसमें है नहीं, अभी तक आप लोग को फील हो गया होगा। और कई लड़के तो ये सोच रहे होंगे कि भाई सब समझ में आ ही गया है, अब क्या करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अगर करना है तो H1 बटा H2 आप मान लीजिए, जो भी है। तो यहाँ पर क्या किया गया भाई, तो 100/81 बराबर ऊपर वाला त्रिभुज ABC का नहीं पता था तो इसको H1 नीचे छोड़ दो, नीचे 6.3 पता था, ठीक है। अब इसका यहाँ पे वर्ग होता है, क्षेत्रफल के केस में वर्ग होता है, परिमिति में वर्ग नहीं करना होता, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस आगे आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है, कि इतना बराबर रूट अंडर में 100/81 होगा, ठीक है। मतलब कि H1 बराबर 10/9 गुना 6.3 होगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि डिटेल में बता देना चाहिए। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में करने हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर बिंदु है, DE पैरेलल BC है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है कोई भी, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भुजा है D और E पर बिंदु है, ठीक है, D और E पर बिंदु है कि DE पैरेलल BC है, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो नाम इसका क्या क्या हो गया, A B C D और E, ठीक है। अब इसमें D के बारे में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल अगर 45 है तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई देखो छोटा वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है 45, ध्यान से समझना, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में बड़ा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं पता है तो इसको x मान लो। छोटा त्रिभुज का भुजा क्या है 5 और बड़ा त्रिभुज का भुजा क्या है 8, तो इसका करना है वर्ग, नहीं यही है कॉन्सेप्ट कि छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज के भुजा बटा बड़े त्रिभुज की भुजा का वर्ग, या फिर वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो 45/x बराबर 25/64, ठीक है।
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या नज़र आएगा भाई, 5 पचे 25, 5 नवा 45। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 64 गुना 9, तो 9 चौका 36 का 6 और बाकी में 3, 9 छक 54, 55, 56, 57 और बटा में कितना 5। और 5 को 10 बनाना है, अगर 5 से भाग देना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा अच्छा है कि 2 से गुना कर दो और एक अंक पे दशमलव बता दो। तो 6 दूना 12 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15 बाकी 1, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, तो 115.2 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आया बात समझ में कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, बस इतना सा लिखना है। वैसे इसके पीछे का अगर आप नोट करने के लिए लिखना चाहें तो आपको ये लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या, DE का वर्ग बटा में BC का वर्ग। ठीक है, ये आपको लिखना होगा, या फिर DE बटा BC का होल स्क्वायर, जो भी लिखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लो ABC और RPQ, ठीक है, समरूप है। ये जो साइन है ना, ये ऐसा है, ये समरूप का साइन होता है। मैंने उल्टा S लिखो और उसको इधर से धक्का देके गिरा दो तो ये समरूप का साइन बन जाएगा। दोनों त्रिभुजों का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4/9। इसमें AB 3 है, BC 4 है और AC 5 है, मतलब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया है ना। त्रिभुज ABC होता है तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा आपको दे दिया 3 4 5, और 3 4 5 देखते के साथ आपके दिमाग में खड़क जाना चाहिए कि भाई 3 4 5 तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। नहीं, 3 4 5 क्या होती है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। आप लोग को बताया हुआ मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। देखो ये 3 4 5 दिख रहा है यहाँ पे, 3 4 5, आधार 3, ठीक है, और लंबाई ऊंचाई 4 और कर्ण 5। ठीक है, तो ये 3 4 5 क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो बोला क्या जा रहा है इसमें, क्या बोला जा रहा है भाई कि RP बताइए, RP। ठीक है, तो देखो ABC RPQ के बराबर है, तो AB और RP एक साथ है ना, AB और RP, तो RP जो है वो AB के कोरस्पॉन्डिंग होगा। AB कौन है, 3, इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 दिया हुआ है, और ये क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, तो भुजा के अनुपात के बराबर, मतलब AB बटा क्या, RP, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर ऐसा होता है। ठीक है, या वर्गों का अनुपात कहें, जो भी होता है। तो हम लोग ये स्क्वायर को अगर उधर देंगे तो रूट बनेगा, मतलब AB बटा RP बराबर क्या बन जाएगा, √4/9। और AB का मान आपको दिया हुआ है 3, RP का मान दिया हुआ है कितना पता नहीं, वही निकालना है, बराबर 2/3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 3 9/2, मतलब 4.5। आ रहा है बात समझ में, 4.5, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। देखो अगर कोई गलती से गलत इसमें ले लेगा तो उसको फिर दूसरा आंसर भी लड़ जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम BC का मान 4 यहाँ ले लिए, AB के जगह BC का मान ले लिए गलती से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये तो नहीं कहा है कि किसके कोरस्पॉन्डिंग है ये RP, बस कह रहा है कि RP का मान निकालिए, ये तो बताया नहीं कि वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो आपको समझना है कि जैसे नाम दिया हुआ है ABC RPQ, तो वो उसी ऑर्डर में होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में शायद आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें BAC आ रहा था। ठीक है, तो अगर आप गलती से BC ले लेंगे तब यहाँ पर 6 आंसर आने लगेगा, गलती से अगर AC ले लेंगे तो 7.5 आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है नाम को लेते हुए। अब देखो त्रिभुज ABC में, यहाँ पर देखो ये थेल्स थ्योरम वाला क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज ABC में PQ क्रमशः AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं जो मतलब आधार के समानांतर PQ बना रहे हैं। ठीक है, देखते के साथ समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है। AP कितना है, 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। PV है 3 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला 3। उसके बाद क्या है, AQ है 1.5, और कितना, CQ है
4.5। तो बोला क्या जा रहा है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अगर 12 है, इसका क्षेत्रफल 12 है, तो BPQC मतलब ये नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालना है तो आपको क्या कहना होगा कि संगत भुजा का अनुपात मतलब AP बटा AB, इसके अनुपात का वर्ग करें या वर्गों का अनुपात करें, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे घेर के वर्ग करने से फायदा ये होता है ना कि पहले जो कटना कुटना होता है कट जाता है, नहीं तो फिर पहले स्क्वायर करोगे फिर काटोगे तो उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग क्या कह सकते हैं, AP दिया हुआ है कितना, AP है 1 और AB कितना हो जाएगा, तो भाई AB हो जाएगा 3 और 1 4 दोनों जोड़ के, और इसका वर्ग करेंगे मतलब कितना होगा 1/16। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर वाले का APQ का 12 है और ABC का पता नहीं है तो x मान लो। तो इस x का मान कितना निकल के आएगा 12 गुना 16, और 12 से अगर 16 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर देखो कितना होना चाहिए, 1/4 तो ये हो गया, 16 से 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 दूना 32 का 2 बाकी 3, 16 कम 16 17 18 19 192। ठीक है, अब 192 में से अगर कोई 12 कम करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 192 है क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरे त्रिभुज, इस कंप्लीट त्रिभुज का एरिया है 192, उसमें नीचे वाला पूछा जा रहा है BPQC। तो BPQC वाला अगर निकालना है तो ऊपर वाला ये एरिया जो है APQ, इसको घटाना पड़ेगा तभी तो ये नीचे का बचेगा। ये जो नीचे का त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा जब ऊपर वाला छोटा त्रिभुज घटा देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ BPQC कितना हो जाएगा भाई, तो 192 में से ऊपर वाला त्रिभुज 12, इसको घटा दो मतलब 180 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन कॉन्सेप्ट पे, अभी तो परिमिति वाला आया भी नहीं है। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम लोग और भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।